Hi guys, this is Sami Alauddin and today we will discuss about terms associated with SHM and vibratory motion. Students, आप जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स में SHM को डिटेल से स्टडी किया। उसके पर हम लोगों ने 3 केसेस देखे। हमने SHM को ऑब्जर्व किया था मास अटैच टू स्प्रिंग के केस में, और फिर इसको हम लोगों ने पेंडुलम के केस में भी देखा था। उसका 3rd केस हमने एक छोटा सा टॉपिक उसके बारे में डिस्कस किया था, मोशन ऑफ अ बॉल इनसाइड अ बॉल। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में गाइस हम लोगों ने ये देखा था कि वो जो बॉल मूव कर रहा है या मास मूव करता है तो उसमें एक किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है ऑलवेज। ठीक है, और इसका एक रिलेशन भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो आज हम पढ़ेंगे ये कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स पढ़ना क्यों लाजमी है? आप सब जानते हैं कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आते हैं, और वो टर्मिनोलॉजीज हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी फिनोमिना हो रही हो, जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं और उसमें जो भी मैकेनिज्म चल रहा होता है उसे फिर हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये टर्म्स जो है फिज़िक्स में बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। इसे आज इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे और ये बहुत लाजमी है गाइस। ये आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है और इसका कंसेप्ट ज़हन में रखना है आप लोगों ने। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो है वाइब्रेशन। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? ठीक है, यानी इर्तिआश क्या चीज़ है, उर्दू में से इर्तिआश कहते हैं। अच्छा, वाइब्रेशन इससे समझने के लिए मैं कुछ सिस्टम रिकॉल करता हूँ। कभी मैं पेंडुलम का यूज़ करूँगा, कभी मैं मास अटैच स्प्रिंग का इस्तेमाल करूँगा, और इसी तरह फिर मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का यूज़ करूँगा और ट्रांसवर्स वेव्स का इस्तेमाल करता रहूँगा। तो इससे इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने फोकस रखना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। जो हम लोग वाइब्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, असल में वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन, हम एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं। ठीक है, ये एक रिजिड एज है और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। यहाँ से हम एक छोटे से बाब को लटकाते हैं। आप सब जानते हैं गाइस कि ये वाली पोजीशन जो है इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो 0 है। अब अगर हम इसको इस तरफ मूव करते हैं इस पेंडुलम को गाइस, तो आप सब जानते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचने से इसको हम लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन ए का नाम दिया था, और फिर ये ऐसे मूव करता है यहां तक आता है, तो यहां पर इसकी ये वाली पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मास m है, बॉल का मास m है। गाइस, आप सब जानते हैं कि जब हम इसको यहां से यहां तक रिप्लेस करते हैं तो यहां पर ये एक एंगल बनाता है। ठीक है, एक खास एंगल से ये रिप्लेस हो जाता है जिसको हम ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करते हैं। अब फोर्स के हटा देने से क्या होगा? यहां पर गाइस ये ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और फिर यहां से गुजरेगा और इस एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगा। एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के बाद फिर ये मूव बैक करता है ऐसे, और फिर यहां तक पहुंचता है। कैसे हरकत करता है? आप सब जानते हैं कि इस पर रेस्टोरिंग फोर्स अमल कर रही है। तो वाइब्रेशन क्या चीज है? वाइब्रेशन इज द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, यानी जब एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो जब वो कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। यानी यहां से इसकी हरकत शुरू हो गई है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से होता हुआ यहां तक आएगा, फिर ये दोबारा अपनी हरकत को जारी रखेगा,
इधर से होते हुए यहां तक आएगा। जहां से इसने हरकत शुरू की थी उसी पॉइंट पर वापस पहुंचता है। तो ये जो कंप्लीट राउंड ट्रिप है, ये ट्रिप कंप्लीट ट्रिप है, इसने कंप्लीट ट्रिप लगाई। तो फिर इसे हम कहेंगे कि ये जो मोशन हुआ असल में ये वन वाइब्रेशन हुआ। क्या हुआ? वन वाइब्रेशन। आपके नॉलेज के लिए बताता चलो, इसी वन वाइब्रेशन को हम वन साइकिल का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम वन साइकिल का भी नाम दे सकते हैं। ये वन साइकिल भी है, ये वन वाइब्रेशन भी है। ठीक, ये वन वाइब्रेशन हुआ। अच्छा, अगर हम स्प्रिंग के केस में देखना चाहते हैं तो स्प्रिंग के केस में वाइब्रेशन कैसे हो सकता है? स्प्रिंग के केस में भी बिल्कुल यही डेफिनेशन होगा कि कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन। तो स्प्रिंग के केस में हमारे पास ये ऐसे कुछ इस तरह से बनेगा। अब जब सपोज हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास जिस्म है मास m, ये ऐसे मास m बनेगा। अब ये मास m एक्सटेंड किया गया है, इसको जब हम रिलीज करेंगे आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका तकरीबन जो है वो O होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन होता है। ये जब इस तरफ मूव करता है गाइस, इधर से होता हुआ ये यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक, और फिर यहाँ से दोबारा ये होते हुए इस पोजीशन की तरफ मूव करता है, ऐसे ऐसे, और वापस यहाँ पर पहुंच जाता है। दिस इज वन एक्सट्रीम पोजीशन A एंड दिस इज सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन B। दरमियान में ये x डिस्टेंस कवर करता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ज्यादा हो तो फिर ये एम्पलीट्यूड होगा। तो गाइस यहाँ पर अब हमने वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है। इसने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिप, फिर ये दोबारा जाएगा, जहां से इसने हरकत शुरू की थी वहीं पर पहुंच जाएगा। हम कहेंगे कि इस मास ने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल की है अबाउट इट्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसे भी हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। स्प्रिंग के केस में ये ऐसे होता है और पेंडुलम के केस में ये ऐसे होता है। इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन कहीं से भी ले सकते हैं। जो जरूरी बात होती है वो कंसेप्ट का होता है। आप कंसेप्ट समझेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। और आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद कुछ लिखिए। इसका डेफिनेशन आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, इंशाल्लाह ये बहुत आसान रहेगा। बहरहाल मैं जहाँ मौका मिलता है मैं लिखता रहूँगा, मसला नहीं है। A complete round tip of a vibratory body is called vibration. अच्छा, इसमें आप लिख सकते हैं अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। इट इज नोन एज वन वाइब्रेशन या वन साइकिल भी हम कह सकते हैं। वाइब्रेशन क्लियर है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब हम क्रस्ट और ट्रफ को समझते हैं। क्रस्ट और ट्रफ असल में क्या चीज़ होती है? गाइस, आपने ट्रांसवर्स वेव्स पढ़े थे। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसमें वो जो एनर्जी की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है और मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है, दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता है। तो ऐसी वेव्स को फिर हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव्स का नाम दिया था। हमने रस्सी में वेव्स को प्रोड्यूस किए थे। आप जानते हैं कि रस्सी में हम लोगों ने कुछ इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस किए थे। ये अगर एक रिजिड सपोर्ट है, इस रस्सी का मेन लाइन है
जब नॉर्मल हालत में होगा। अब हम अगर इसको इस तरह वाइब्रेट करेंगे रस्सी को ऐसे, तो रस्सी की कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, ये ठीक है। और ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। अब रस्सी के यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे गाइस, ये रस्सी के जो पार्टिकल है या मीडियम के जो पार्टिकल है इस मेन लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, ये सारे पार्टिकल्स। हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल इस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन या नॉर्मल हालत के नीचे भी ऐसे तरतीब में आ जाते हैं, और फिर ये सिलसिला कंटिन्यू होता है, ऊपर और ये नीचे, ऊपर और ये नीचे, जब तक कि ये यहाँ पर रुकता नहीं है या इसको रिटर्न नहीं किया जाता है। तो क्रस्ट असल में क्या होता है, ये नॉर्मल पोजीशन से जितने भी मीडियम के पार्टिकल पड़े हुए हैं, असल में तो ये पार्टिकल होते हैं, रस्सी के पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मिलकर एक क्रेस्ट बनाता है, वेव का ये क्रेस्ट बनाता है। इसी तरह ये वाले पार्टिकल जो अरेंज हो जाते हैं खास तरतीब में इस मीन पोजीशन से नीचे, ये सारे पार्टिकल एक लूप बनाता है, हाफ सर्कल भी आप कह सकते हैं इसको। ये असल में ट्रफ होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये फिर हमारे पास क्रस्ट आ जाएगा, ये ट्रफ आ जाएगा, और ये सिलसिला आखिर तक चलता रहेगा। तो क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? क्रस्ट असल में क्या चीज है? ऑल पार्टिकल्स विच लाई अबाउट द मीन पोजीशन और नॉर्मल लाइन इज नोन एज क्रस्ट, और जो नीचे लाई करते हैं इसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ असल में इन्हीं चीजों से बनाया जाता है, इनकी मदद से समझा जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ हम इसी ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं। तो यहां पर इसका अगर मैं एक डायग्राम ड्रा करूं, गाइस, दो क्रेस्ट जो कंसेक्यूटिव हो यानी एक के बाद दूसरा हो, या दो ट्रफ्स जो एक के बाद दूसरा हो या कंसेक्यूटिव हो, उनके दरमियानी फासले को वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। यानी ये अगर एक ट्रफ है तो इसके फौरन बाद ये दूसरा ट्रफ शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इधर तीसरा भी आ सकता है, ठीक। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये फिर क्रस्ट बनेगा और ये फिर ट्रफ आ जाएगा ऐसे। सपोज इसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं, एक ट्रफ ये है, दूसरा ट्रफ ये है, ये तीसरा है। हम पहले के बाद दूसरा छोड़ के तीसरा नहीं, बल्कि पहले के बाद जो ही दूसरा ट्रफ शुरू होता है इसे कंसेक्यूटिव ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव ट्रफ। इसी तरह हमारे पास कंसेक्यूटिव क्रस्ट भी है, ये एक क्रस्ट है तो दूसरा ये होगा, ये कंसेक्यूटिव क्रस्ट होगा। तो वेवलेंथ असल में क्या चीज है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। इनके दरमियानी डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं, ये। और इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ये वाला हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक हो। अब इधर में कुछ लिखा है तो मैं यहां से यहां तक ले लूंगा, ठीक है, ये ऐसे। गाइस, ये बहुत आसान है, सिंपल डिस्टेंस है। वेव जब चलती है तो वो वेवलेंथ की शक्ल में डिस्टेंस को कवर कर रही होती है। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहा जाता है, और इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ये ग्रीक लेटर है, लैम्डा, इससे हम उसको डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो फिर हम क्रस्ट ट्रफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कंप्रेशनल वेव्स हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो,
तो वहां पर भी हमारे पास वेवलेंथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो वेव है। जहां वेव की बात होगी वहां वेवलेंथ आएगा, वहां स्पीड ऑफ द वेव आएगा, ठीक है, वहां फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आएगा, वहां पर टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व होगा। ये सारे टर्म्स जो है एसोसिएट है विद द एसएचएम ऑफ अ बॉडी या वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द बॉडी। तो हम इस वेवलेंथ को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी देखेंगे। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है और जो एनर्जी के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है दोनों मुतवाजी होते हैं यानी पैरेलल होते हैं। उन दोनों के दरमियान कोई एंगल बनता नहीं है। ऐसी मैकेनिकल वेव को हम लोगों ने नाम दिया था लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और उसमें दो चीजें हमारे पास बन रही थी, कंप्रेशन और रेरफेक्शन। अगर हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग हो, ऐसे लेते हैं इसको, ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको हम वाइब्रेट करेंगे ऐसे, तो फिर इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये अगर हमारे पास गाइस एक स्लिंकी स्प्रिंग है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो लूप्स है स्प्रिंग के वो बहुत क्लोज है, ठीक है, यानी हाईली प्रेशराइज्ड है, एक दूसरे के करीब करीब है। और कुछ जो लूप्स है स्प्रिंग के वो कुछ फासले पर हैं, यानी वो हाईली प्रेशराइज्ड नहीं है, उनमें प्रेशर कम है। तो आप जानते हैं कि जो हाईली प्रेशराइज्ड एरिया होता है उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, जिस तरह यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास रेरफेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग के छल्ले हैं वो फासले पर है बनिस्बत इन छल्लों के, यहाँ पर प्रेशर कम और यहाँ प्रेशर ज्यादा। ये जो हमारे पास वेव्स बन रही है स्लिंकी स्प्रिंग में, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्रस्ट और ट्रफ को देखना है तो ये बहुत आसान है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आते हैं, अब ये कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ये है, दूसरा इसके बाद जो है ये इसका कंसेक्यूटिव कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेशन यहाँ पर भी तो है लेकिन हम यहाँ की बात नहीं करेंगे, हम कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंप्रेशन पहला लेंगे उसके फौरन बाद जो दूसरा कंप्रेशन आएगा वो, तो यहाँ से लेकर इसका हम दरमियान से इसका फासला देखेंगे, ये वाला इसके दरमियान से और इसके दरमियाने पॉइंट से, दोनों के दरमियान वाले पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस बनता है गाइस उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल केस में हम क्या कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज नोन एज वेवलेंथ। जिस तरह हम लोगों ने क्रेस्ट के लिए किया था, अब फिर हमने ट्रफ के लिए किया था, इसी तरह हम जब कंप्रेशन के लिए कर रहे हैं तो हम रेरफेक्शंस के लिए के केस में भी ले सकते हैं कि ये अगर दूसरा रेरफेक्शन है तो एक ये रेरफेक्शन, दूसरा ये वाला रेरफेक्शन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनता है ये भी असल में क्या होता है गाइस, वेवलेंथ ही काउंट होगा। अब मजे की बात ये है कि ये वाला जितना डिस्टेंस बनता है वेवलेंथ जितना होता है, सपोज कर लिए 2 सेंटीमीटर बनता है, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। इस केस में भी जो क्रस्ट के दरमियानी फासले को हम लोग लेते हैं वो जितना होगा, सपोज 3 सेंटीमीटर है तो ट्रफ के बीच में भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ की कहानी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेवलेंथ ले लिया। अब हमारा तीसरा जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। गाइस ये भी बहुत आसान है, हम पेंडुलम की केस में देख सकते हैं। पेंडुलम के केस में देखें, अब ये मेन पोजीशन है, मेन से ये एक्सट्रीम पोजीशन तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि इसके बाद ये इस तरह अपनी हरकत जारी रखेगा। तो ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको x0 से डिनोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसी को हम एक खास नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का, ठीक। डिस्प्लेसमेंट दूसरा वर्ड है। डिस्प्लेसमेंट इसी जगह पर होगा। अगर हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को काउंट करते हैं, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं जाते बल्कि इस पॉइंट तक आते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ,
तो ये वाला जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा इसको सिर्फ x से डिनोट करेंगे और इसको नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस पॉइंट तक लेते हैं ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होगा। अगर हम इस पॉइंट तक लेते हैं यानी यहां से लेकर यहां तक तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या होते हैं? असल में एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा नीचे होता है।